एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जेएसएससी CGL में प्रैक्टिस सेट पेपर का सेट 1 से सामान्य अध्ययन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ये आपके करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना लेट के हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि पाकिस्तान के साथ राजस्थान की सीमा की लंबाई कितनी है, बताइए। तो इसके लिए जानने से पहले सबसे पहले आप ये जानिए कि पाकिस्तान की कुल लंबाई जो है वो कितनी है। तो अगर हम लोग बात करते हैं पाकिस्तान की कुल लंबाई की ना, तो आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से पाकिस्तान जो है ना, उसकी कुल लंबाई जो है वो आपका 5920 किलोमीटर है, ठीक है। वहीं अगर इसमें हम लोग देखते हैं इसका कि इसमें कितना भाग जो है वो आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच करता है, यानी कि राजस्थान की सीमा की लंबाई के साथ है, तो वो है आपका 1070। कितना है? 1070 है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। तो देखिए, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है ना वो आपका परमवीर चक्र को माना जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अच्छा हाँ, इसमें अगर आपको एक चीज़ याद रखना है ना कि आपका ये जो शौर्य वीर पुरस्कार जो है ना वो आपका 1947 ईस्वी को प्रारंभ हुआ है। कब प्रारंभ हुआ है? 1947 ईस्वी को प्रारंभ हुआ है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि 2 ईयर 8 मंथ्स एंड 28 पुस्तक के लेखक हैं। इसके लेखक कौन है? तो जी हाँ, इसके लेखक जो है ना वो आपके सलमान रुश्दी है ना, इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्न में से किससे करना सर्वाधिक उचित होगा। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति की तुलना करने से पहले आप इसके बारे में कुछ बातों को जान लीजिए। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत में ना संसदीय शासन व्यवस्था है, ये तो क्लियर है। और यह व्यवस्था जो है वो भारत ने ब्रिटेन से प्राप्त की है। ये आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है कि ये व्यवस्था जो है ना वो हमारे भारत को ब्रिटेन से प्राप्त हुई है। इसीलिए भारत के राष्ट्रपति का पद जो है वो ब्रिटेन के राजा के बराबर का होता है। इसलिए अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि भारत के राष्ट्रपति की तुलना जो है वो आपका ब्रिटेन के साम्राज्य से की जाती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सबसे ज़्यादा पुरस्कार किस फिल्म ने जीता था। तो देखिए, सबसे ज़्यादा पुरस्कार जीतने वाला जो पिक्चर था वो था आपका एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। इस पुस्तक ने सबसे ज़्यादा पुरस्कार जीता था। कितना पुरस्कार जीता था? तो लगभग 7 पुरस्कार जो है वो इन्होंने जीता था। अच्छा, अगर हम लोग इसमें कैटेगरी वाइज बोले कि इसमें किन किन लोगों को मतलब किस तरह से पुरस्कार मिला था, तो देखिए, पहला पुरस्कार इन्हें बेस्ट पिक्चर के लिए मिला था, दूसरा पुरस्कार बेस्ट डायरेक्टिंग के लिए, तीसरा पुरस्कार बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर्स के लिए, और आपका चौथा पुरस्कार बेस्ट फिल्म एडिटिंग के लिए, पांचवा आपका बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए, छठवां बेस्ट लीड एक्टर्स के लिए, और 7वां बेस्ट डायरेक्टिंग के लिए। इस तरह से टोटल इसको 7 अवार्ड जो है वो 2023 में मिले थे। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इनमें से किस देश की मुद्रा रुपए नहीं है। तो देखिए, भारत की मुद्रा भी रुपए है, वहीं श्रीलंका की मुद्रा भी रुपए है, पाकिस्तान की मुद्रा भी रुपए है, बांग्लादेश की मुद्रा जो है वो आपका रुपए नहीं है। यहाँ की मुद्रा जो है वो आपका टका है। क्या है? टका है, इसे याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलन सही नहीं है। देखिए, देश दिया हुआ है, उसकी राजधानी दिया हुआ है। तो देखिए, आपका फर्स्ट ऑप्शन में जो दिया हुआ है UAE, इसकी राजधानी जो है वो दुबई नहीं है, इसकी राजधानी क्या है? आबू धाबी है। क्या है? आबू धाबी है। वहीं सऊदी अरब का आपका रियाद सही है। अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन गलत हो गया है ना, यहाँ पे रियाद दिया हुआ है ना, यहाँ पे ये रियाद नहीं होगा, रियाद की जगह पे होगा यहाँ पे इजराइल। इजराइल की राजधानी जो है वो आपका जेरूसलम है, और ईरान की राजधानी जो है वो आपका तेहरान है, ठीक है। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? UAE इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, कि UAE की राजधानी कहाँ है? अबू धाबी में है, ना कि दुबई में है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इनमें से किस देश की मुद्रा रुपए नहीं है। देखिए, माफ़ कीजिएगा, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, म्यांमार किस वर्ष भारत से अलग हुआ। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए, म्यांमार जो है वो भारत से 1937 में अलग हुआ, इसे याद रखिएगा। कब अलग हुआ? 1937 में अलग हुआ। चलिए, इससे रिलेटेड हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग तथ्य को जानते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखें ना, तो आपका ये अलग तो हुआ था 1937 को, लेकिन ये 1948 को ब्रिटेन से भी स्वतंत्रता प्राप्त की थी, ये भी आपको याद रखना है। और समय था वो आपका 4 जनवरी 1948 का, ठीक है। तो 4 जनवरी 1948 को ब्रिटेन से म्यांमार ने स्वतंत्रता प्राप्त की। वर्तमान में यहाँ के सैन्य नेता जो हैं वो आपके मिन आंग हालिंग है, तो इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि भारत में बोली जाने वाली भाषाओं में सबसे बड़ा भाषा
समूह है, कौन सा भाषा सबसे ज़्यादा बोला जाता है? तो जी हाँ, भारत में बोली जाने वाली भाषाओं में सबसे बड़ा भाषा समूह जो है वो आपका भारोपीय है। क्या है? भारोपीय है। अगर हम लोग इसमें प्रतिशत की बात करते हैं तो भारत में लगभग 73% भाषा जो है वो भारोपीय हैं। वहीं 25% द्रविड़ हैं, 1.3% ऑस्ट्रिक हैं तथा 0.7% जो है वो आपका चीनी तिब्बती समूह के लोग हैं। तो इसे आप याद रखिएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि विद्वानों द्वारा रचित पुस्तकों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में सही युग्म की पहचान करके सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, आपके पास यहाँ पे विद्वान और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम दिया हुआ है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलन है जो सही है। ठीक है, तो देखिए कालिदास के द्वारा लिखा गया पुस्तक जो है वो आपका अभिज्ञान शकुंतलम है। वहीं वराहमिहिर के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक जो है वो आपका बृहद संहिता है। आर्यभट्ट के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक जो है वो आपका पंचसिद्धिंतिका नहीं है, ये आपका वराहमिहिर के द्वारा ही लिखा गया है पंचसिद्धिंतिका। ठीक है, आर्यभट्ट के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक जो है वो आपका आर्यभट्टीय है, तो इसे आपको याद रखना है ना। वहीं तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें व नीचे लिखे कूट से सही उत्तर प्राप्त करें भारत में आक्रमण पर बढ़ते क्रम में। ठीक है, यानी कि भारत में जब आक्रमण बढ़ रहा था तो सबसे पहले किसने आक्रमण किया, उसके बाद किसने, मतलब सबसे ज़्यादा आक्रमण किसने और कब किया वो आपको बताना। मतलब इस अगर आप पूरा नहीं ही बता सकते हैं तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए ना। तो चलिए इससे रिलेटेड हम लोग कुछ फैक्ट को समझते हैं। जैसे अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं ना तो सबसे पहले इसमें आपका नाम आता है महमूद गजनवी का। महमूद गजनवी का शासनकाल जो है वो आपका 1000 से लेकर के 1026 के बीच में हुआ था और इन्होंने करीबन भारत पे 17 बार आक्रमण किया था, इसे याद रखिएगा। उसके बाद शासन आता है मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी ने प्रथम आक्रमण जो है वो आपका 1775 में किया था। थर्ड नंबर पे आपके आते हैं चंगेज खां। चंगेज खां का शासन जो है वो आपका थोड़ा इसमें समझना जरूरी है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं ना चंगेज खां के आक्रमण की, तो चंगेज खां का आक्रमण जो था इसका भय तब उत्पन्न हुआ जब 1221 ईस्वी में ख्वारिज्म खां की मृत्यु के बाद उनके पुत्र और उनके अधिकारी जलालुद्दीन मंगबरनी दिल्ली सल्तनत की ओर भाग खड़े हुए। जब वो भाग खड़े हुए तो इनका जो साम्राज्य था वो कमज़ोर पड़ गया, जिनके कारण इन्होंने यहाँ पे आक्रमण किया। तो थर्ड नंबर पे आपके चंगेज खां आते हैं। वहीं फोर्थ नंबर पे आपका आता है मंगोल सेनानायक तैमूर का, जिनका शासनकाल जो है वो 1398 में था। 1398 में इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 3, 2, 1 और 4। दैट मीन्स इसका सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। कब कब कौन कौन समय समय पर प्रवेश किया वो आपको बताना है। जैसे अंग्रेज हो गया, फ्रांसीसी हो गया, डच हो गया, पुर्तगाली हो गया। तो इसका सही क्रम आपको बताना है। तो देखिए इसका सही क्रम आपको बहुत ईजी है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारे भारत में पुर्तगाली लोग आए थे, पुर्तगाली के बाद डच लोग आए, डच के बाद आपका अंग्रेज लोग आए, अंग्रेज के बाद एक जाति आया जो था आपका डैन, जो इसका ऑप्शन इसमें आपका नहीं दिया हुआ। ठीक है, अंग्रेज के बाद डैन आए और डैन के बाद आपका फ्रांसीसी लोगों का शासन रहा। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, पहले कौन है 4 है, फिर क्या है 4 के बाद आपका 3, 1, 2। ठीक है, तो 4, 3, 1, 2 माफ़ कीजिएगा इसमें नहीं दिख रहा है 4, 3, 1, 2। ठीक है, तो 4, 3, 1, 2 थोड़ा मिस्टेक हो, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे आप इसको कर दीजिए 3, यहाँ पे ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा ना 4, 3, 1, 2। ठीक है, वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन सी घटना घटी। इसमें से जो भी घटना आपके पास दिया हुआ है इसमें आपको बताना है कि सबसे पहला घटना कौन था। जैसे दांडी मार्च कब हुआ था, उसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था और गांधी इरविन समझौता जो है वो कब हुआ था। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको सबसे पहले घटना बताना है, आपको सबको नहीं बताना, आपको सबसे पहला घटना बताना है कि सबसे पहला घटना कौन था। तो देखिए तो इसको समझने से पहले आप इसके बारे में जान लीजिए। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं दांडी मार्च की, तो दांडी मार्च जो है वो आपका 1930 में हुआ था। वहीं भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो आपका 1942 को हुआ था और साइमन कमीशन का आगमन जो है वो आपका 1928 में हुआ था और गांधी इरविन समझौता जो है वो आपका 1931 में हुआ था। दैट मीन्स सबसे पहले आक्रमण किसका हुआ था, तो साइमन कमीशन का आगमन हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि केंद्र में दैर्ध्य शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। बताइए किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। तो जी हाँ, ये आपका स्थापित किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके
पास कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो देखिए जो इसमें भारत में संविधान की विशेषता नहीं है ना, वो है आपका अध्यक्षात्मक सरकार जो है वो आपका भारत की विशेषता नहीं है। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो सही नहीं है। तो देखिए आपका नागरिकता का अधिकार जो है वो आपका संविधान के भाग 2 में है। वहीं आपका मौलिक अधिकार जो है वो आपका संविधान भाग 3 में है। मौलिक कर्तव्य जो है वो आपका संविधान भाग 4 में नहीं है। दैट मीन्स का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। वहीं राज्य जो है वो आपका संविधान के भाग 4 में दिया हुआ है। मौलिक कर्तव्य जो है वो आपके संविधान के भाग 4A में नहीं दिया हुआ, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, कौन होते हैं। तो आपको इसमें एक चीज समझने वाला चीज है जो है आपका कि संविधान के अनुच्छेद 54 के अकॉर्डिंग क्या है कि आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य जो है वो आपके सदस्य के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं और राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं और दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। जो नहीं होता है वो है आपका कि सभी राज्यों में विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य ये इसमें शामिल नहीं होते हैं। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1, 3 और 4। तो ये आपका डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई, कैसे अपनाई गई और कब अपनाई गई। तो जी हाँ, पंचायती राज व्यवस्था जो है इसका शुभारंभ की अगर बात करते हैं तो ये आपका 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो आपका था कि जनता के विकास में भागीदारी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना। ठीक है, दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लोकतांत्रिक की शक्तियों का विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज व्यवस्था जो है वो अपनाई गई थी। कब अपनाई गई थी, 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ अपनाई गई थी, तो नागौर राजस्थान में। ठीक है, तो इसे आपको याद रखने का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्न पर विचार कीजिए। विचार कीजिए, आपके पास कुछ क्षेत्रीय बैंक दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इन बैंकों के स्थापित होने का सही ऐतिहासिक क्रम क्या है, यानी कि सबसे पहले कौन बैंक आया, सेकेंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे कौन कौन से बैंक आया। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना जो है ना वो आपका 1955 में हुआ था। वहीं अग्रणी बैंक योजना का स्थापना जो है वो आपका 1959 को हुआ था और आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना जो है वो आपका 1975 को और नाबार्ड बैंक की स्थापना जो है वो आपका 1982 को हुआ था। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहले ऑप्शन 4 होगा, उसके बाद में आपका ऑप्शन 3, फिर 1 और फिर 2। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वहीं आपके पास कि मुद्रास्फीति के कारण क्या होते हैं। तो चलिए तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे समझते हैं मुद्रास्फीति को, तो मुद्रास्फीति जो होता है ना वो मूल्य स्तर में लगातार अस्थायी वृद्धि को मुद्रास्फीति कहा जाता है। यानी कि ऐसी अवस्था में वस्तुओं का मूल्य जो है वो तेजी से बढ़ता है और मुद्रा का मूल्य जो है वो तेजी से गिरता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ए और बी। वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है और मुद्रा का मूल्य गिरता है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है। तो जी हाँ, एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होता है जिसमें ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के सामाजिक स्वरूप को अपनाया गया, बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं इसमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना की, तो देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो आपका शुरुआत जो है वो आपका 1956 से लेकर 1961 में हुआ था और आपका इसी योजना के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य बड़े और भारी उद्योगों पर नियंत्रण रखना था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन के प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास, जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, पर चर्चा आरंभ हुआ। वह प्रतिवेदन था, वह प्रतिवेदन क्या था, बताइए। तो जी हाँ, वह प्रतिवेदन जो था ना अवर कॉमन फ्यूचर थे, तो इसे याद रखना है। ठीक है, चलिए इसे रिलेटेड अगर हम लोग कुछ बात जानते हैं तो देखिए इनके अनुसार
सतत विकास के अभिप्राय वैसे विकास से है जो भावी पीढ़ी की जरूरतों को पूरी करने की योजना को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता को पूरा करना। ठीक है, इसका यही आपका उद्देश्य था। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो है आपका कि भारत में मैंग्रोव, जिसे ज्वारीय वन बोलते हैं, वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो जी हाँ, ये आपकी पाई जाती है सुंदरबन में। कहाँ पाई जाती है? सुंदरबन में। चलिए इससे रिलेटेड हम लोग कुछ बात को जानते हैं, तो आपको कुछ चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। इस वन में ना बहुत सुंदर वन, और इस वन में ना सुंदर वृक्ष पाया जाता है, इसे याद रखिएगा। इस वन में कैसे वृक्ष पाए जाते हैं? सुंदर वृक्ष पाए जाते हैं, इसीलिए इसे सुंदर वन डेल्टा भी कहा जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सुंदर वन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं, मतलब सुंदर वन डेल्टा का निर्माण करने वाली कौन सी नदियां हैं? तो जी हाँ, सुंदर वन डेल्टा के निर्माण करने वाली जो नदियां हैं वो आपका गंगा है, ब्रह्मपुत्र है और मेघान है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ब्रह्मपुत्र और गंगा, क्योंकि ऑप्शन में आपका यही दिया हुआ है, इसमें आपका मेघान नहीं दिया हुआ है। ठीक है, चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? और सही उत्तर के लिए आपका अधोलिखित कूट का प्रयोग जो है वो करना है। देखिए आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, या फिर समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है, या फिर यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं, या फिर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का प्रयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। क्या इसका सही है? तो जी हाँ, इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, और जो है यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग जो है वो अधिकृत किए हुए हैं। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 और 3, यानी कि इसका सी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, उस पर आपको ध्यान देना, उसके अकॉर्डिंग कुछ आंसर को राइट करना है। तो देखिए आपके पास उपरोक्त उच्चावच आकृति को पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए क्रम में बताना है। ठीक है, कि सबसे पहले कौन होगा, इसको बढ़ते हुए क्रम में और कैसे पश्चिम से पूर्व की ओर बताना है ना। तो देखिए अगर हम लोग पश्चिम से पूर्व की ओर बात करते हैं तो सबसे पहले आपका आता है महादेव पर्वत श्रृंखला, दूसरा में आता है मैकाल पर्वत श्रृंखला, तीसरा में आता है आपका छोटा नागपुर पठार, और चौथा में आपका आता है खासी की पहाड़ियाँ। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1, 2 और 3, 4। ठीक है, एक लाइन से है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मैक्रोनी गेहूं का वनस्पतिक नाम है। वनस्पतिक नाम इसका क्या है? तो जी हाँ, मैक्रोनी गेहूं का वनस्पतिक नाम जो है ना वो आपका ट्रिटिकम ड्यूरम है। क्या है? ट्रिटिकम ड्यूरम है, इसे याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग सामान्य ज्ञान अध्ययन का लास्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की लेटेराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है? बताइएगा ना, इसे सोच समझ के इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका लेटेराइट मृदा जो है वो आपका उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होता है। ठीक है, तो इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। अगर इससे रिलेटेड हम लोग जगह की बात करते हैं ना, तो इसका प्रमुख जगह जो है वो आपका केरल है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है, मेघालय है, इस तरह के क्षेत्र जो है इसमें आते हैं। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। इस तरह पहला क्वेश्चन है आपके पास कि अफगानिस्तान SAARC में किस वर्ष शामिल हुआ था? तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं अफगानिस्तान का SAARC में शामिल होने का ना, तो वो वर्ष था आपका 2007 का। अगर इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ों को जानते हैं हम लोग, तो अगर हम लोग बात करते हैं इसकी स्थापना का कि आपका SAARC की स्थापना कब हुई थी, तो वो डेट था आपका 8 दिसंबर 1985 का, ढाका में की गई थी इसकी स्थापना। वहीं अगर इसका मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय जो है ना वो आपका काठमांडू नेपाल में स्थित है, और ये आपका अप्रैल 2007 में अफगानिस्तान जो है वो आपका सार्क के 8वें सदस्य राज्य के रूप में शामिल हुआ था, इसे आप याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कौन सा सुमेलित सही नहीं है। इसमें आपके पास पुरस्कार दिए हुए हैं और उसके क्षेत्र दिए हुए हैं कि इन लोगों को ये पुरस्कार जो है उन्हें किस क्षेत्र में मिला है। तो इसमें से आपका कौन सा आंसर है जो गलत है? तो जी हाँ, आपका ऑप्शन डी जो है वो आपका गलत है। आपका बोरलाउन पुरस्कार जो है वो आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में नहीं मिला था। तो किस क्षेत्र में मिला था भाई? तो ये आपका बोरलाउन पुरस्कार जो है वो आपका 1973 में कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स ली द्वारा कृषि क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए प्रदान किया गया था। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं
लेखक के संबंध में कौन सा सुमेलित, माफ कीजिएगा यहाँ पे पुरस्कार हो गया है, पुस्तक की जगह पे यहाँ पे पुस्तक होना चाहिए, यहाँ पे लेखक होना चाहिए। तो देखिए अगर हम लोग फर्स्ट पुस्तक की बात करते हैं तो आपका अम्बेडकर अलाइव जो है वो आपका शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। वहीं बिरसा मुंडा जयंती नायक जो है वो आपका प्रोफेसर आलोक चक्रवाल के द्वारा लिखा गया है। और आपका मुंडका उपनिषद द ब्रिज ऑफ इम्पोर्टेलिटी जो है वो आपका जगदीप धनकर के द्वारा लिखा गया है। दैट मीन्स उपर्युक्त सभी कथन जो है वो आपका सुमेलित है, सही है। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि समताप मंडल में हवा का तापमान सामान्यतः होता है, कैसा होता है। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं समताप मंडल का ना, तो समताप मंडल के बारे में आपको ये 2-3 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे समताप मंडल के भीतर ऊंचाई के साथ तापमान जो है वो बढ़ता है, और वहीं समताप मंडल के शीर्ष का तापमान जो है वो आपका अगर डिग्री सेल्सियस में बोला जाए तो ये आपका -3 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं फॉरेन केल्विन में आपका 270 केल्विन होता है, फ़ारेनहाइट में 26.6 फ़ारेनहाइट होता है। तो इसे याद रखिएगा। दैट मीन्स का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ऊंचाई बढ़ने के साथ बढ़ती है ना, इसका तापमान जो है वो क्या होता है, बढ़ता है। वहीं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मिस इंडिया 2013 की विजेता कौन बनी। तो देखिए मिस इंडिया 2013 की विजेता जो है ना वो आपका नंदिनी गुप्ता बनी। ये नंदिनी गुप्ता जो है वो आपकी राजस्थान की रहने वाली हैं। और ये आपका फेमस मिस इंडिया 2023 का खिताब जो आपका नंदिनी गुप्ता को मिला, ये आपका मणिपुर इंडोर स्टेडियम इम्फाल में आयोजित किया गया था, इसे याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। आपके पास देश और उसकी कुछ राजधानियां दी हुई हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है या फिर कौन सा सही सुमेलित है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो पाकिस्तान देश की राजधानी इस्लामाबाद है, वहीं बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, और श्रीलंका की राजधानी जो है वो आपका जयवर्धन नेपुरा कोट्टे है। दैट मीन्स उपयुक्त सभी कथन जो है वो आपके सुमेलित है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति हैं। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन है। तो जी हाँ, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति जो है ना वो है आपके रानिल विक्रमसिंघे। वहीं अगर हम लोग प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो यहाँ के प्रधानमंत्री जो है वो है आपके दिनेश गुणवर्धने यहाँ के प्रधानमंत्री है, अभी के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। वही राष्ट्रपति जो है वो आपके रानिल विक्रमसिंघे हैं। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि हिंदी भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास दिया हुआ है कि भारत की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है आपका हिंदी है, बिल्कुल सही बात है। विश्व में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, बिल्कुल सही बात है। यह एक शास्त्रीय भाषा है, क्या आप इसमें सहयोग करते हैं, क्या एक शास्त्रीय भाषा है। तो जी नहीं, हमारा हिंदी जो है वो आपका शास्त्रीय भाषा नहीं है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। और हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, ये भी आपका सही आंसर है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि भारत की पहली और दूसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। चलिए अब अगर इसमें हम लोग बात करते हैं कि अगर हिंदी जो है वो आपका शास्त्रीय भाषा नहीं है तो भारत की शास्त्रीय भाषा कौन सी है। तो अगर हम लोग भारत की शास्त्रीय भाषा की बात करते हैं तो वो आपका 6 है। पहला है तमिल, दूसरा तेलुगु, तीसरा मलयालम, चौथा संस्कृत, पांचवा कन्नड़ और छठा उड़िया। ठीक है, ये सबको याद रखिएगा कि इसमें टोटल 6 जो है वो आपके भाषा जो है वो आपके शास्त्रीय भाषा को की दर्जा जो है वो प्राप्त हुई है इंडिया में। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सुमेलित करें, इसमें से आपको सुमेलित करना है ना। तो देखिए यहाँ पे आपका देश दिया हुआ है, ये यहाँ पे मुद्रा दिया हुआ है, डॉलर आपको देखते ही समझ में आएगा ये क्या है, ये मुद्रा दिया हुआ है ना। तो मंगोलिया एक देश का नाम है, मंगोलिया का आपका मुद्रा जो है वो आपका तुगरिक है। ठीक है, वहीं अगर हम लोग चीन की देखें तो चीन का युआन हम लोग को पता है। वहीं अगर हम लोग इसमें ताइवान का देखें तो ताइवान का आपका डॉलर होता है, और वहीं कंबोडिया का जो है आपका रियल हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही विकल्प से चुन करके उसमें भरना है। ठीक है, चयन करना है। तो देखिए आपका यहाँ पे हड़प्पा कालीन स्थान और उसकी स्थिति दिया हुआ है। अगर हम लोग सबसे पहले देखते हैं ना राखीगढ़ी की, तो राखीगढ़ी जो है ना वो आपका हरियाणा में स्थित है, यानी कि इसका ऑप्शन 1 का 3 हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। वहीं कालीबंगा जो है वो आपका राजस्थान में है, और दायमाबाद जो है वो आपका महाराष्ट्र में है। वहीं अगर हम लोग मांडा की बात करते हैं तो ये आपका जम्मू कश्मीर में है। दैट मीन्स का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है। सही है नहीं, सही नहीं है आपको बताना है, ठीक है। तो बलबन के संबंध में जो कथन सही नहीं है वो है आपका ऑप्शन बी, उसने इतक्कादारी व्यवस्था प्रारंभ की थी। जी नहीं, उसने इतक्कादारी व्यवस्था प्रारंभ नहीं की थी ना। इतक्कादारी व्यवस्था की प्रारंभ करने वाले व्यक्ति जो थे वो थे आपके इल्तुतमिश, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि आपका इतक्कादारी का व्यवस्था करने वाले व्यक्ति जो थे वो आपके इल्तुतमिश थे। वहीं आप बलबन के बारे में कुछ चीज़ों को जान लीजिए। जैसे बलबन का वास्तविक नाम जो है ना वो आपका बहाउद्दीन है। क्या है? बहाउद्दीन है। और बेसिकली बलबन जो है वो अपने राजस्व संबंधित विचारों के लिए प्रसिद्ध है, इसे याद रखिएगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नांकित में किसका सुमेलित नहीं है, मतलब यहाँ पे कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपका गलत दिया हुआ है। लॉर्ड कैनिंग, ये आपका गलत है। इसकी नीति उच्च निष्क्रियता नहीं है, ठीक है। उच्च निष्क्रियता की नीति किसका है? तो ये आपका है जॉन लॉरेंस की। जॉन लॉरेंस का संबंध जो है वो आपका उच्चतम निष्क्रियता, जिसे हम लोग चतुराईपूर्ण निष्क्रियता कहते हैं, उसकी नीति से संबंधित है, ठीक है। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर से याद रखिएगा। इसमें मैं जितना भी कॉन्सेप्ट बताई हूँ ना उसे आप कॉपी पेन लेके या तो राइट डाउन कर लीजिए या तो फिर से अच्छे से समझ लीजिए। तो बेसिकली अगर हम लोग जनगण मन की बात करते हैं तो जनगण मन का सर्वप्रथम जो है वो आपका 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था, याद रखिएगा। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 में इसको गाया गया। कहाँ पे गाया गया? तो ये आपका कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। वहीं अगर इसकी लेखक की बात करते हैं कि जनगण मन जो है वो किनके द्वारा लिखा गया था, तो जनगण मन जो है ना वो आपका रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बंगला में रचित था। इसे याद रखिएगा। किस भाषा में लिखा हुआ था? बंगला में लिखा हुआ था। लेकिन हिंदी संस्करण को भारतीय संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया है। इसे याद रखिएगा। इसका ओरिजिनल संस्करण जो है वो आपका रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बंगला में लिखा गया था, लेकिन हम लोगों के द्वारा इसे हिंदी संस्करण में लिखा गया और भारतीय संविधान में इसे शामिल भी किया गया। कब किया गया? तो वो समय था आपका 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है आपका कि ऑपरेशन पोलो जुड़ा है। ऑपरेशन पोलो किससे जुड़ा है? तो देखिए ऑपरेशन पोलो जो है ना वो आपका हैदराबाद रियासत के सैनिक कार्रवाई के दौरान ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। दैट मीन्स इसका हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हैदराबाद में सैनिक कार्यवाही से जुड़ा हुआ है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई? बताइए, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो देखिए आपका 1919 की बात करते हैं तो 1919 के भारतीय सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका का गठन जो है वो किया गया। दैट मीन्स 1919 भारत सरकार के अधिनियम द्वारा इसे पारित किया गया। चलिए, इसमें आपको दो चीज़ याद रखना है। सदन दो तरह के होते हैं। पहला होता है आपका ऊपरी सदन, दूसरा होता है निचली सदन। ऊपरी सदन को राज्य परिषद कहते हैं, वहीं निचली सदन को केंद्रीय विधानसभा कहा जाता है। इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्न में से कौन सी जोड़ी, यहाँ पे आपके पास संस्था और उसके संविधान के अनुच्छेद दिए हुए हैं, आपको सुमेलित करना है, ठीक है। सुमेलित सही है वो है आपका कि भारत का निर्वाचन आयोग का गठन जो है वो आपका अनुच्छेद 324 के अनुसार किया गया था। ये कथन सही है। बाकी के तीनों का तीनों कथन जो है आपका गलत है। अब देखिए इसमें आप जान लीजिए कि इसमें क्या क्या हो सकता है। तो देखिए पहला तो आपके पास दिया हुआ है सही आंसर कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचित आयोग के गठन का प्रावधान है, जबकि आपका अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्याय का गठन किया गया। ठीक है, कब किया गया सर्वोच्च न्याय का गठन? तो वह है आपका अनुच्छेद 124 में किया गया। वहीं अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग, यहाँ पे दिया हुआ है ना लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 318 में ना आपका लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति निहित की गई है। ठीक है, तो ये आपका अनुच्छेद ये भी गलत हो जाएगा। वहीं अगर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं तो आपका अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधित प्रावधान जो है वो पारित किए गए हैं। दैट मीन्स ये भी आपका गलत हो जाएगा। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो सामान्य अध्ययन का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि तैमूर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय दिल्ली पर किस वंश का शासन था? तो जी हाँ, जिस समय तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था
उस समय दिल्ली पर जिनका शासन था वो थे आपके तुगलक वंश। यहाँ पे तुगलक वंश का शासन था। अगर हम लोग बात करते हैं कि तुगलक वंश का कब तक यहाँ पे शासन रहा, तो ये करीबन आपका 1320 से लेकर के आपका 1414 ईस्वी तक दिल्ली पर इनका शासन रहा था, किनका, तुगलक वंश का। वहीं अगर हम लोग तैमूर का आक्रमण की बात करते हैं तो तैमूर ने भारत पर आक्रमण जो है वो आपका 1398 ईस्वी में किया था। वही इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है। तो देखिए, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देने वाले जो है वो है आपके अटॉर्नी कर्नल। कौन होते हैं? अटॉर्नी कर्नल होते हैं। चलिए अब इनके बारे में कुछ विस्तार से समझते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं ना अटॉर्नी कर्नल को, तो अटॉर्नी कर्नल को महान न्यायवादी कहा जाता है, जिसकी नियुक्ति जो है वो आपके राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और वह राष्ट्रपति के पश्चादर्पण अपना पद जो है वो ग्रहण करते हैं। भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श भी जो है वो आपका महान न्यायवादी जो है वो देते हैं और यह भारत सरकार का प्रथम विधि कानून भी होता है। तो इसे आप याद रखिएगा, ये सारा चीज़ जो है वो आपका महान न्यायवादी यानी कि अटॉर्नी कर्नल के द्वारा किया जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि पंचायती राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। यानी कि यहाँ पे कुछ कथन दिए हुए हैं और आपको असत्य कथन की पहचान करनी है। तो अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन बी को देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावित थी। तो जी नहीं, ये आपका 1993 से प्रभावित नहीं थी। अगर हम लोग बात करते हैं 73वां संविधान संशोधन अधिनियम का ना, तो ये आपका 1992 द्वारा पंचायती राज्य के संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था और वही इस अधिनियम का प्रभाव जो है वो आपका 24 अप्रैल 1993 से ये प्रभावित है। तो किससे प्रभावित है? 24 अप्रैल 1993 से। 1993 तो है लेकिन कब का है? 24 अप्रैल का है। वहीं इसका संशोधन कब किया गया? तो वह है आपका 1992 में। ठीक है, वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्न में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है। तो देखिए, मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाने वाले जो होते हैं वो है आपके ऋणी। इसमें क्या होता है ना कि मुद्रास्फीति के कारण मुद्रा की क्रय शक्ति या बोल सकते हो मूल जो है वो पहले से अपेक्षाकृत कम हो जाती है, जिसके वजह से जो ऋणी वर्ग के जो लोग होते हैं उनको लाभ होता है और जो ऋणदाता होते हैं ना, लाभ में हानि होती है। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास संस्था और उसकी स्थापना का वर्ष दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ही ऑप्शन देखते हैं जो है आपका SBI। यहाँ पे दिया हुआ है कि SBI का स्थापना जो है वो आपका 1949 को हुआ था, लेकिन ये कथन गलत है। आपका भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI की स्थापना जो है वो आपका 1 जुलाई 1995 को हुआ था। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया गया है। तो देखिए, आपका भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग जो है ना वो आपका आयात निर्यात के संदर्भ में किया गया है। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो किन्हें दिया जाता है। तो जी हाँ, इको मार्क जो है वो भारत के उन उत्पादों को दिया जाता है जो बेसिकली पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या दिया जाता है? इको मार्क दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति क्या होते हैं? मैत्रीपूर्ण होते हैं ना। वही आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, भारत के विकास में मील का पत्थर साबित हुई पंचायती योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें देखते हैं ना, गलत आंसर है वो आपका है कि 11वें पंचवर्षीय योजना का उप शीर्षक तीव्र धारणीय और अधिक समावेशन विकास था। जी नहीं, ऐसा नहीं था। इसमें क्या था कि तीव्र धारणीय और अधिक समावेशन विकास प्राप्त करना जो है वो आपका 12वें पंचवर्षीय योजना के उप शीर्षक था। ठीक है, ना कि 11वां पंचवर्षीय योजना का। अर्थात आपका डी आंसर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। यहाँ पे कुछ जोड़े दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। तो देखिए, आप देखते ही समझ जाएंगे कि इसमें से गलत कौन सा है। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन डी को देख रहे होंगे तो डी में क्या है कि भारत राज्य की संख्या कितनी है। तो जी हाँ, भारत राज्य की संख्या जो है वो आपकी 28 है। यहाँ पे हमारे भारत में टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, 29 नहीं है। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर की चयन कीजिए। यहाँ पे आपके पास सूची 1 में जो दिया हुआ है उसके अनुसार आपको सूची 2 में मैच करना है और इसका सही कूट बताना है। तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं उष्णकटिबंधीय वन का ना, तो उष्णकटिबंधीय वन का आपका हो जाएगा
साइलेंट वैली। वहीं शंकु वृक्ष जो है, शंकु वृक्ष का आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। और कच्छ वृक्ष जो है वो आपका हो जाएगा सुंदरवन में। और पतझड़ वन का हो जाएगा आपका राजस्थान। दैट मीन्स का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। यहाँ पे कुछ कथन दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक ऐसा है जो आपका सही नहीं है। तो देखिए, अगर हम लोग सबसे फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि पश्चिमी घाट उत्तर क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। जी नहीं, ऐसा नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। पश्चिमी घाट जो है वो आपका ऊंचाई दक्षिण क्षेत्र में सर्वाधिक है। तो इसे याद रखिएगा कि पश्चिमी घाट की ऊंचाई जो है वो आपका दक्षिण क्षेत्र में सर्वाधिक है, ना कि उत्तरी क्षेत्र में। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसकी ऊंचाई जो है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है उसे अनाईमुडी जो कि आपका केरल में स्थित है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो वो आपका जगह है देवप्रयाग। देवप्रयाग जो है यहाँ पे आपका अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम स्थित है, ठीक है। और इसी स्थल के बाद से इन नदियों को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कुछ फसल दिए हुए हैं और आपको इनमें से बताना है कि इनमें से खरीफ फसल कौन सा है, ठीक है। तो देखिए, खरीफ फसल के उदाहरण अगर आप लोग देखिए तो सबसे पहले आपका कपास होता है, मूंग होता है और धान होता है। गेहूं जो है वो आपका रबी फसल के अंदर आता है, ठीक है। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1, 2 और 3। और कौन कौन से फसल आते हैं आपके खरीफ फसल के अंदर? तो वह है आपके धान आता है, ज्वार आता है, धान तो आपका दिया हुआ है यहाँ पे, ज्वार आता है, बाजरा आता है, मक्का आता है, जूट आता है, मूंगफली भी दिया हुआ है, इस पर मूंग भी आता है, तथा तंबाकू आता है, उड़द आता है, कपास, रागी और आपका सोयाबीन। इस तरह के जितने भी फसल होते हैं ना वो आपके खरीफ फसल के अंदर आते हैं। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका सामान्य अध्ययन का लास्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उत्तर सही से चुन करके इसमें टिक करना, बताना आपको, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मिट्टी दिया हुआ है, उसके राज्य दिए हुए हैं कि ये मिट्टी जो है किस राज्य में पाया जाता है। तो सबसे पहले आपका जलोढ़ मृदा दिया हुआ है। तो जलोढ़ मृदा कहाँ पाया जाता है? तो वह है आपका उत्तर प्रदेश में। जलोढ़ मृदा कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। वहीं काली मिट्टी की बात करते हैं तो काली मिट्टी जो है वो आपका महाराष्ट्र में पाया जाता है। लाल मिट्टी जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में। और मरुस्थलीय में जो है वो आपका मरुस्थलीय मिट्टी जो है वो आपका राजस्थान में पाया जाता है। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं हम सामान्य अध्ययन के फर्स्ट क्वेश्चन से, जो है आपका कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं ना कर्णम मल्लेश्वरी की, तो कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध जो है ना वो आपका वेट लिफ्टिंग से है। किससे है? वेट लिफ्टिंग से है। और ये ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला है। इन्हें बेसिकली आपका 2000 ईस्वी में ये पुरस्कार जो है वो प्राप्त हुआ था। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के राष्ट्रपति के स्मृति में प्रदान किया जाता है। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो आपका एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा यह पुरस्कार जो है वो आपका फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति की स्मृति में वर्ष 1957 में प्रदान किया गया था। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने दिया था, ठीक है। कब दिया था? 1957 को दिया था, ठीक है। और इसमें बेसिकली एक चीज़ आपको याद रखना है कि इसमें एक स्वर्ण पदक के साथ जो है वो $50,000 की राशि भी दी जाती है। ये चीज़ आप इसमें याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि संसद में 3 दशक पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, संसद में 3 दशक पुस्तक के लेखक जो है वो है आपके अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, इसे याद रखिएगा। और आपका अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो आपके 3 बार के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। और उन्हें वर्ष 2014 में जो है वो आपका भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भारत का पहला स्वदेशी मानव वाहन पोत जिसे हाल ही में नौसेना को सौंपा गया, कौन सा था। तो जी हाँ, वो आपका था INS विक्रांत है। कौन सा है? वो आपका INS विक्रांत है, इसे याद रखिएगा। INS विक्रांत जो है आपका भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक
पोत है, इसका निर्माण जो है वो आपका कोचिन शिपयार्ड ने किया है। याद रखिए, किसने किया है? कोचिन शिपयार्ड ने किया है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इनमें से किस देश की मुद्रा वान है? तो देखिए वान जो है ना वो आपका कोरिया का मुद्रा है। आप कोरिया में कौन सा, यहाँ पे उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया दिया है, तो जी हाँ, इसमें आपका दोनों ही आंसर होगा ना कि आपका वान जो है वो आपका उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों का मुद्रा है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे आपको सही सुमेलित बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो आपका गलत है, सही नहीं है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना, बेसिकली इसमें क्या है कि भीतरी अभिलेख के जो आपके शासक है वो है आपके स्कंदगुप्त का। ठीक है, तो याद रखिएगा कि यहाँ पे भीतरी अभिलेख में स्कंदगुप्त का शासन है जो आपका गुप्त साम्राज्य के शासक थे, याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा है जो आपका सही है? तो देखिए ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बहुत मतलब आप इसको कहिए कि ये क्वेश्चन बना ही क्यों था। इसमें आप जितना भी देश देख रहे हैं, जितना भी राजधानी देख रहे हैं, वो सारा का सारा सेम है। रूस की राजधानी मॉस्को है, वहीं जर्मन का राजधानी जो है आपका बर्लिन है, वहीं पुर्तगाल का राजधानी जो है वो आपका लिस्बन है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी सुमेलित जो है वो आपके सही है। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा स्थान भारत चीन विवाद से संबंधित नहीं है? संबंधित है नहीं, संबंधित नहीं है। तो देखिए वो आपके हैं सर क्रीक। सर क्रीक का संबंध जो है ना वो आपका भारत चीन विवाद से नहीं है। बेसिकली इनका विवाद से है, लेकिन किस विवाद से? तो आपका सर क्रीक जो है वो आपका गुजरात में स्थित है और इस क्षेत्र का संबंध जो है ना वो आपका भारत पाकिस्तान विवाद से है, ना कि भारत चीन विवाद से है। ठीक है, वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध भाषाओं से है? तो देखिए इसका आपका सोच समझ के आंसर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची का संबंध जो है वो आपका भाषाओं से है। इसमें टोटल आपका 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो आपका सही है? सही कथन को आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना, तो आपका सही कथन जो है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 है कि फिरोज तुगलक ने गुलामों को एक अलग विभाग स्थापित किया था। देखिए जो इन्होंने अलग विभाग स्थापित किया था, अगर उसमें आपका नाम पूछा है तो उसका नाम था आपका दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान को इन्होंने अलग जो है वो एक विभाग जो है वो स्थापित किया था। ठीक है, इसमें आपको ये टॉपिक को याद रखना है। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दी गई कूट की सहायता से विकल्पों का चयन कीजिए। सूची 1 में आपका दिया हुआ है, देख सकते हैं आपके पास सारा वेद का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ऋग्वेद का संबंध जो है वो आपका स्त्रोत एवं प्रार्थना से है। किससे है? स्त्रोत एवं प्रार्थना से है। वहीं आपका ऋग्वेद होगा ना, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा। वहीं आपका यजुर्वेद का संबंध जो है वो आपका स्त्रोत एवं कर्मकांड से है। किससे है? स्त्रोत एवं कर्मकांड से है। और का सामवेद का संबंध जो है आपका संगीतमय स्त्रोत से है। वहीं आपका यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे अथर्ववेद होगा ना, अच नहीं होगा, अथ होगा। ठीक है, तो अथर्ववेद का संबंध जो है वो आपका तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से है। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसे याद रखिएगा। ठीक है, और बेसिकली अगर आप इसमें देखिएगा, अगर आपका एक आंसर पता होता है तो आप सब आंसर को बना सकते हैं। जैसे आपका ए का संबंध जो है वो 3 से है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बाकी का आप ऑप्शन देखिएगा तो किसी में भी ए का संबंध जो है वो 3 से नहीं दिया हुआ है। तो अगर आपको एक का भी आंसर पता है तो इसमें आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो बेसिकली इसमें आपका क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी का संबंध जो है वो आपका बेबगत सिद्धांत, और वहीं लॉर्ड विलियम बेटिंग्स का संबंध जो है वो आपका हो जाएगा सती प्रथा का निवेश से, और लॉर्ड रिपन का संबंध जो है वो आपका हो जाएगा स्वायत्त शासन से, और आपका लॉर्ड कर्जन का संबंध जो है आपका बंगाल का विभाजन से हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 का डी दिया हुआ है और 2 का ए दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इसको मैच करके आसानी से बना सकते हैं। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्राउन को स्थानांतरित किया, कब किया गया, वो समय कब का था? तो जी हाँ, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑप्शन सी में, तो आपका 1858 के भारतीय सरकार अधिनियम के अंतर्गत जो है इसको स्थानांतरित किया गया। इसे याद रखिएगा। चलिए इसमें हम लोग कुछ बेसिक से फैक्ट को समझते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं ना, अगस्त में ये हुआ था ना, अगस्त 1858 की, तो अगस्त 1858 ईस्वी में आपका ब्रिटिश संसद
ने एक अधिनियम पारित कर भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया था। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। इसमें बेसिकली क्या था कि इस अधिनियम द्वारा भारत के शासन का नियंत्रण जो है वो आपका ब्रिटिश सम्राट को सौंप दिया गया। इससे क्या हुआ कि यह आपका विद्रोह जो है वो आपका 1857 के विद्रोह का परिणाम था। ठीक है, इसके विद्रोह के बाद ही इसे ये सौंपा गया। वहीं इसमें एक टॉपिक आपको याद रखना है कि इस उद्घोषणा द्वारा जो है वो भारत के लोगों को यह आश्वासन दिया गया था कि जाति, रंग और प्रजाति के आधार पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह आपका इसमें आश्वासन दिया गया था। ठीक है, इसी अधिनियम में क्या था कि आपका भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय, जिसका अर्थ था सम्राट का प्रतिनिधि, कहा जाने लगा। तो ये भी इसमें आप टॉपिक को याद रख सकते हैं। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। इसे याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए ये आपका आंदोलन जो था ना वो आपका स्वदेशी आंदोलन था। कौन सा आंदोलन था? स्वदेशी आंदोलन। चलिए इससे रिलेटेड कुछ अगर फैक्ट को समझते हैं ना तो आपका स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो है ना वो आपका बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप 1905 में हुआ था। याद रखिए कब हुआ था? 1905 में हुआ था। किसके परिणाम स्वरूप हुआ था? तो बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप हुआ था। इसमें क्या था आपका कि ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित किया गया। इससे बेसिकली क्या था कि जो आपका गरम दल और नरम दल की बात की जा रही है ना यहाँ पे, तो अगर हम लोग देखते हैं गरम दल का, तो गरम दल के नेता जो थे वो आपके अरविंद घोष थे, बाल गंगाधर तिलक थे, बिपिन चंद्र पाल थे और साथ ही साथ लाला लाजपत राय जो थे, ये आपके स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे। जबकि आपका वहीं नरम दल पंथी का क्या था कि इसे सिर्फ बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे और इसी की वजह से आपका जो है एक तरह का ये आंदोलन भी छिड़ा था। और इसी तरह से इन लोगों का मतभेद जो है वो बढ़ने लगा। धीरे धीरे क्या हुआ कि इनका बढ़ते मतभेद के बीच जो है वो आपका 1907 में कांग्रेस के सूद अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल व गरम दल में विभाजित हो गई। इस तरह से आपका दो दल जो है वो अलग अलग हो गया। तो आपको याद रखना है कि ये भी आपका किस परिणाम स्वरूप हुआ था और ये नरम दल और गरम दल जो है वो कब विभाजित हुआ था? तो वो समय था आपका 1907 का। ठीक है, इसमें क्या था आपका कि आपका जो नरम दल के लोग थे, गरम दल के लोग थे, ये पूरे देश में इसे लागू करना चाहते थे स्वदेशी आंदोलन का। जबकि आपके नरम दल के पंथी जो थे वो सिर्फ इसको बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे, है ना, जिसके कारण ये आंदोलन जो है वो आपका हुआ था। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से एक भारतीय सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता नहीं है। मतलब इसमें से कौन सा ऐसा है जो आपका इसकी विशेषता नहीं है? तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन बी में ना, तो आपका क्या है कि अवशिष्ट विषय प्रांतीय आवंटित किए गए थे। ठीक है, तो ये आपकी ये विशेषता जो है वो आपका सही नहीं है ना। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो आपका 1935 के भारतीय सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ जो थे वो आपके गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी, है ना। इसलिए आपका कथन जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनकर चयन कीजिए। ठीक है, तो देखिए आपके पास संविधान की अनुच्छेद दी गई है और उससे लिखी गई विषय को दिया गया है। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे अनुच्छेद देखते हैं ना तो आपका अनुच्छेद 124 दिया हुआ है। 124 का संबंध जो है वो आपका संघीय न्यायपालिका से है। जी हाँ, वही अनुच्छेद 5 का संबंध जो है वो आपका नागरिकता से है। अनुच्छेद 352 का संबंध आकस्मिक प्रावधान से है और अनुच्छेद 245 का संबंध जो है वो आपका विधायी शक्तियों का वितरण से है। कितना है जी आंसर है? तो जी हाँ, आपका ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया जाता है जो है, मतलब कौन सा वो आपका 4 अनुच्छेद है आपको इसमें बताना है। तो आपका बेसिकली भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत ये आपका अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक जो है वो आपका स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? मतलब इसमें जो आपका दिया हुआ है इसमें से कौन ऐसा एक कथन है जो आपका सत्य है? तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे सत्य कथन की बात करते हैं तो वह है आपका ऑप्शन नंबर आपका कि धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? तो बेसिकली इसमें हमारा भारत में मुद्रास्फीति दर की माप जो है वो आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पे तथा थोक
मूल्य सूचकांक के आधार पर, साथ ही साथ श्रमिक का जीवन निर्वाह लागत सूचकांक यानी उपयुक्त सभी के आधार पर जो है वो किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास की सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपके पास यहाँ पे कुछ समितियाँ और उसके वर्ष दिए हुए हैं। अगर हम लोग समिति की बात करते हैं पीए धुंगर का, तो पीए धुंगर का संबंध जो है वो आपका 1988, वहीं अशोक मेहता का वर्ष था आपका 1977 का। वहीं अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं बी आर मेहता का, तो बी आर मेहता का वर्ष जो था वो था आपका 1957 का, और एम एस सिंघवी का वर्ष जो था वो था आपका 1986 का। ठीक है, दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास के निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा है जो आपका सुमेलित नहीं है। यहाँ पे आपके पास क्रांति दिया हुआ है, उसका संबंध दिया हुआ है। तो अगर हम लोग हरित क्रांति की बात करते हैं तो हरित क्रांति का संबंध जो है वो आपका खाद्य उत्पादन से है। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। वहीं अगर हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं तो नेक्स्ट आपका नील क्रांति है। नील क्रांति का संबंध जो है वो आपका मत्स्य पालन से, जी हाँ बिल्कुल है। श्वेत क्रांति का संबंध जो है आपका दूध पालन से, जी हाँ है। वहीं पीली क्रांति का संबंध जो है आपका दलहन से नहीं है। पीली क्रांति का संबंध जो है ना वो आपका तिलहन उत्पादन से है। किससे है? तिलहन उत्पादन से है, याद रखिएगा। ठीक है, वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। किस आधार पर किया जाता है भारत में निर्धनता का आकलन? तो जी हाँ, भारत में निर्धनता का आकलन जो है ना वो बेसिकली आपका परिवार में व्यय के आधार पर किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि इसको मार्ग प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका इसको मार्ग प्रतीक जो है वो आपका पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से संबंधित है, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आपके पास कुछ योजना दिया हुआ है, इसका वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो आपका चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की, तो इसकी शुरुआत जो है वो आपका 1969 से लेके 74 तक का था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। वही नेक्स्ट है आपके पास वार्षिक योजना का, तो वार्षिक योजना का शुरुआत जो है वो आपका 1992 से 93 तक, ये भी आपका गलत है। इसमें बेसिकली क्या है आपका ना, इसका समय था 1990 से 91 तक का। वही नेक्स्ट आपका है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो 8वीं पंचवर्षीय का समय जो था वो आपका था 1992 से 1997 तक। दैट मीन्स इसमें से कोई भी कथन जो है आपका सही नहीं है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोई भी नहीं ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो आपके पास क्या दिया हुआ है, राष्ट्रीय उद्यान दिया हुआ, उसका राज्य दिया हुआ। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना तो आपका बांदीपुर जो है वो आपका कर्नाटक में है, जी हाँ ये है आपका। वहीं राजा जी की बात करते हैं, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये आपका उत्तराखंड में है। वहीं आपका सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो ये भी आपका उड़ीसा में है। लेकिन वहीं अगर हम लोग ऑप्शन डी में देखते हैं तो आपका पीन वैली दिया हुआ है। पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो है आपका कि भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। मतलब यहाँ पे कुछ कथन दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो आपका असत्य है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना तो देखिए इसमें अगर आप लास्ट ऑप्शन की बात करते हैं ना तो आपका सर्वप्रथम सूर्य उदय भारत का जो है वो मिजोरम राज्य में होता है। जी नहीं, मिजोरम राज्य में नहीं होता। भारत में सर्वप्रथम सूर्य उदय जो है ना वो आपका अरुणाचल प्रदेश में होता है। दैट मीन्स इसका ऑप्शन डी जो है इसका इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग असत्य हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो आपका तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अगर हम लोग इसमें देखते हैं ना तो बेसिकली इसमें सिर्फ इसका नाम सांगपो ही नहीं, सांगपो या सापू के भी नाम से इसे जाना जाता है। यरलुंग सांगपो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। आपका ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल जो है वो आपका तिब्बत का पठार है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो आपका माजुली इस नदी पर स्थित है, याद रखिएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है। तो जी हाँ, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत में सर्वाधिक वन जो है वो आपका उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाता है। यहाँ पे आई हो गया ना, यहाँ पे आर्द्र होगा। ठीक है, आर्द्र पर्णपाती वन जो है वो सर्वाधिक इस क्षेत्र में पाया जाता है। ये वन आपके भारत के उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक
औसत वर्षा जो है वो 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होता है। सागौन तथा साल इस वन के प्रमुख वृक्ष है। याद रखिएगा कौन सा इस वन का सबसे प्रमुख वृक्ष है, तो वह है आपका सागौन और साल। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दी गई कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। आपका सूची 1 में राज्य दिया हुआ है और सूची 2 में आपके पास सबसे ऊंची चोटी दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना, तो आपका केरल में हम लोग देखते हैं, तो केरल में आपका क्या है, केरल में आपका है अनाईमुड्डी। कौन सा ऊंची चोटी है, तो वह है आपका अनाईमुड्डी। वहीं नागालैंड में कौन सा है, तो नागालैंड में आपका है सारामती। कौन सा है, सारामती है। वहीं उत्तराखंड में कौन है, तो उत्तराखंड में आपका नंदा देवी है। और आपका तमिलनाडु में कौन सा है, तो वह है आपका डोडा बेट्टा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी देखिएगा ना, तो यहाँ पे 1 का सी जो है सिर्फ एक ही में है। दैट मीन्स अगर आपको एक का भी आंसर याद आता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना पाते हैं। आई विश कि आपके एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन आता है कि आप आसानी से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दी गई कूट को सही उत्तर से चयन कीजिए। सूची 1 में आपका फसल का नाम दिया हुआ है और उससे रिलेटेड सूची 2 में आपका बीमारी दिया हुआ है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर हम लोग गन्ना का देखते हैं, तो गन्ना में जो बीमारी लगता है ना, उसको बोला जाता है रेड रॉट। क्या बोलते हैं, रेड रॉट बोलते हैं। वहीं धान में लगने वाली बीमारी को खैरा बोला जाता है। अरहर में लगने वाली बीमारी को उकठा या फिर विल्ट बोला जाता है। और आलू में लगने वाली बीमारी को झुलसा, जिसे प्लेट ब्लाइट बोलते हैं ना। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका ये इकलौता आंसर है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही है जो आपका ए का 2 दिया हुआ है, बाकी किसी भी ए का 2 नहीं दिया हुआ है। तो अगर इस तरह का ऑप्शन जो है अगर आपके एग्जाम में दे दिए तब तो समझिए आपका मजा ही है। लेकिन कोई बात नहीं है, आई विश कि आपके एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन है, आप बहुत अच्छे से एग्जाम को क्रैक कर पाइए। फर्स्ट क्वेश्चन से जो है आपका कि हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश पाकिस्तान के $2 अरब के कर्ज का पुनः निवारण करने पर सहमत हो गया। बताइए कौन सा देश है, तो हाँ जी हाँ, वो देश है आपका चीन। चीन जो है वो आपका $2 अरब कर्ज को पुनः निर्धारण करने पर सहमत हो गया। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि प्रतिष्ठित पक्षी लोगों के बदलने के बाद ट्विटर पर नया लोगो किया गया। नया लोगो कौन किया गया, बताइए, तो जी हाँ, नया लोगो यहाँ पे वर्णमाला का X किया गया है। क्या किया गया है, नया लोगो जो है आपका बदल करके X कर दिया गया है। इसे आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ना, इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास की पुस्तक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसके द्वारा लिखा गया, बताइए किसके द्वारा लिखा गया, तो जी हाँ, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जो है वो आपका स्टीफन हॉकिंस के द्वारा लिखा गया है। चलिए, स्टीफन हॉकिंस के द्वारा और बहुत से प्रसिद्ध किताब लिखे गए हैं जिसको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आपका फर्स्ट पुस्तक की बात करते हैं तो यह है आपका ब्रीफ आंसर्स टू बिग क्वेश्चंस, और दूसरा है आपका द ग्रेट डिज़ाइन, तीसरा है आपका द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, चौथा है आपका द ओरिजिनल एंड फेड ऑफ द यूनिवर्सिटी, और पांचवा है आपका द यूनिवर्स इन अ नेट सेल। इस तरह से टोटल आपके 5 किताब जो है इनके द्वारा लिखा हुआ है। ये आपका लेकर के 6 किताब हो गया। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है, मतलब यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है, व्यक्ति दिया हुआ है, उसका संबंध दिया, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा संबंध जो है आपका सही है, बताइए, तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो इसमें से जितने भी आपके ऑप्शन दिए हुए हैं ना, सारा का सारा जो है वो आपका सही है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब यहाँ पे आपके पास कुछ सैन्य अभ्यास दिए हुए हैं और उसके देश के नाम दिए, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो जी हाँ, वह है आपका स्लाइनिक्स। स्लाइनिक्स जो है वो आपका, इसको स्लाइनिक्स 22 के नाम से जाना जाता है, जो आपका भारत और सिंगापुर का नहीं है। ठीक है, ये आपका भारत और सिंगापुर देश का नहीं है। ये आपका स्लाइनिक्स 22 जो है वो आपका योद्धा अभ्यास भारत और श्रीलंका नौसेना के बीच जो है वो संपन्न हुआ था, इसे याद रखिएगा। ठीक है, दैट मीन्स इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पे आपके पास देश है, उसकी कुछ राजधानी दी गई है, आपको बताना है कि कौन सही नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा तो यहाँ पे क्या नॉर्वे दिया हुआ है। नॉर्वे की राजधानी जो है आपका बर्लिन नहीं है, नॉर्वे की राजधानी जो है वो आपका ओस्लो है, और इसका मुद्रा जो है वो आपका क्रोन है, याद रखिएगा। जबकि वहीं बर्लिन जो है वो आपकी जर्मन की राजधानी है। बर्लिन किसकी राजधानी है, तो आपका जर्मन की राजधानी है। वही नॉर्वे की राजधानी कौन है, तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, और नॉर्वे का मुद्रा जो है आपका क्रोन है, इसे याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि इनमें से किस देश की मुद्रा रुपए है।
ये आपका नया क्वेश्चन हो सकता है। तो बेसिकली इसमें आपका एक देश है आपका सेशेल्स और दूसरा है नेपाल। ये दोनों देश की मुद्रा जो है वो आपका रुपए है। नेपाल तो पता होगा कि रुपए है, लेकिन शायद आप सेशेल्स नहीं पढ़े होंगे तो आपको पता नहीं होगा, पढ़े होंगे तो जरूर आपको ये पता होगा, ठीक है। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस देश के आधिकारिक तौर पर यूनेस्को में पुनः प्रवेश किया है। बताइए किस देश ने किया है। तो जी हाँ, वो देश आपका है अमेरिका। अमेरिका जो है वो आपका यूनेस्को में पुनः प्रवेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब यहाँ पे आपके पास भाषा उनकी लिपि दी हुई है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। तो जी हाँ, अगर आपने पढ़े होंगे तो आप देखते के साथ ही बता दीजिएगा कि हम लोग बहुत बार पहले फॉर्म में भी भरते थे जब हम लोग छोटे क्लास में हुआ करते थे कि अंग्रेजी जो है वो किसकी लिपि है। तो अंग्रेजी की लिपि जो है वो आपका रोमन होता है, जबकि हिंदी की लिपि देवनागरी होती है। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही कथन है। तो देखिए अगर हम लोग फर्स्ट कथन की बात देखते हैं तो वह है आपका उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त की थी। तो जी हाँ, की थी। वहीं नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है कि उन्होंने बौद्ध धर्म को अस्वीकार किया था। तो जी हाँ, बिल्कुल किया था। उनका जन्म जो है वो कपिलवस्तु में हुआ था। तो जी हाँ, उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। और नेक्स्ट है आपका कि उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार जो है वो किया था। जी हाँ, बिल्कुल किया था। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 1 2 3 4 सारा जो है इसका सही आंसर है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी है। बताइए किससे पड़ी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना तो आपका भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव जो है वो आपका 1835 के मैकाल के स्मारक पर पड़ी है ना। किसके स्मारक पर, तो मैकाल के स्मरण पर पड़ी है। दैट मीन्स इसका बी आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही विकल्प का चयन कीजिए। कूट 1 में आपके पास दिया हुआ है, देखिए क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे आपके पास दीवाने अर्ज दिया हुआ है। दीवाने अर्ज का संबंध जो है वो किससे है, तो ये आपके जो है वो आपके सेना विभाग से संबंधित है। वहीं दीवाने रिसालत का संबंध किससे है, तो इनका संबंध जो है वो आपका धार्मिक मुद्दों से संबंधित है। और नेक्स्ट आपके दीवाने इंसा का संबंध जो है वो आपका सरकारी पद व्यवहार से है। वहीं आपका नेक्स्ट बच गया दीवाने उजारत, इनका संबंध जो है आपका वित्तीय मामलात से संबंधित है। दैट मीन्स का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी अ करेक्ट आंसर। अगर आप यहाँ पे देखिएगा ना, अगर आपका एक का अगर डी भी पता होता ना तब भी आप इस आंसर को करेक्ट कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे डी का 4 जो है, अरे सॉरी ए का 4 जो है सिर्फ एक में दिया हुआ है, बाकी किसी में नहीं दिया हुआ है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ आपका एक जो है वो आपका सिर्फ ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैच करेगा, बाकी सब आप अपने आप ही देख लीजिएगा, क्योंकि आपका फर्स्ट जब मैच करे तो बाकी सब में तो फिर देखने का ज़रूरत ही नहीं है, ये तो आंसर ऑलरेडी बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 में आपका 1857 के विप्लव के नायक का नाम दिया हुआ है और दूसरे में आपका उनके कार्य क्षेत्र दिया हुआ है। आपको बताना है कि ये जो है वो किस में मैच करेगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना तो आपका ख्वाब खां दिया हुआ है। ख्वाब खां का क्षेत्र जो था, उनका कार्य क्षेत्र दिल्ली था। वहीं मौलवी अब्दुल्ला का जो कार्य क्षेत्र था वो आपका अवध था, ठीक है। और कुंवर सिंह का जो कार्य क्षेत्र था वो आपका आरा था। और नाना साहब का कार्य क्षेत्र जो था वो आपका कानपुर था। दैट मीन्स का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे ऑप्शन में देख पा रहे होंगे तो आपका सी जो है इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। दैट मीन्स सी आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए जितने सेट से मैं आपको इस तरह का क्वेश्चन करवा रही हूँ ना उसे प्लीज़ बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से ज़रूर स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दी गई कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। कुछ नाम दिया हुआ है, उसका स्थापना बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसकी स्थापना सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, इस समय में किसकी स्थापना हुई थी, तो वह है आपका सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट आपके पास है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इसमें किसकी स्थापना हुई थी, तो वह है आपका सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का आरंभ हुआ था। और भारत सरकार अधिनियम 1919 सभी को पता होगा ये, इसमें क्या था आपका द्वैत शासन का प्रारंभ जो है वो हुआ था। वहीं भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के तहत क्या था कि आपका प्रदेश के स्वायत्त सत्ता के लिए प्रावधान जो है वो आपका पारित किया गया था। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ना, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैच कर रहा है ये,
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इन व्यक्तियों में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है। जो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है वो आपको बताना है ना। देखिए अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो कैबिनेट मिशन का सदस्य जो नहीं है वो है आपके विलियम वुड। विलियम वुड जो है वो आपके कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं है। तो अगर हम लोग बात करते हैं कैबिनेट मिशन का, तो कैबिनेट मिशन जो है जो आपका मार्च 1946 में भारत पहुंचा था। इनके बेसिकली 3 सदस्य थे। स्टेफर्ड क्रिप्स जो था वो आपका अध्यक्ष था बोर्ड ऑफ ट्रेंड का। वहीं आपका नेक्स्ट था आपका पैथिक लैरेंज जो थे वो आपके भारतीय सचिव थे। वहीं आपके नेक्स्ट से आपके पास एबी अलेक्जेंडर कौन था, तो ये आपका नौसेना मंत्री था ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से किस निकायों का संबंध जो है वो संविधान में उल्लेख नहीं है। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा भी चीज़ है जो कि आपका संविधान में उल्लेख नहीं है। चलिए इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो भारतीय संविधान में बेसिकली राष्ट्रीय विकास परिषद का योजना आयोजन व क्षेत्रीय परिषद का उल्लेख जो है वो नहीं किया गया है। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इसमें से किसी भी चीज़ का जो है इसमें उल्लेख नहीं किया गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपके पास सूची 1 में संस्था दिया हुआ है और उसका सूची 2 में आपका अनुच्छेद दिया हुआ है। पहला अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसका अनुच्छेद किस में है, तो ये आपका अनुच्छेद 148 में है। वही आपका वित्त आयोग जो है इसका अनुच्छेद किस में है, तो ये आपका वित्त आयोग जो है वो आपका अनुच्छेद 280 में है। और आपका प्रशासनिक अधिकरण का वो आपका अनुच्छेद 323A में दिया हुआ है। और आपका संघ लोक सेवा आयोग जो है वो आपका अनुच्छेद 315 में दिया हुआ है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो डी का 1 जो है पीछे से सिर्फ 1 में दिया हुआ है। यहाँ पे ए का 3 ए में भी है, सी में भी है, लेकिन आपका डी का 1 जो है सिर्फ यहाँ पे सिर्फ 1 में दिया हुआ है। दैट मीन्स ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको सबका आंसर नहीं भी आ जाए तो आप इसमें कोशिश कीजिएगा कि फर्स्ट और लास्ट वाला देख लीजिएगा मैच करके। अगर आपको मैच करने आता होगा तो आप कूट के अनुसार बहुत आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में गलती होने का बहुत कम गुंजाइश होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में आपके पास समितियाँ दिया हुआ है और सूची 2 में आपके पास सुझाव दिया हुआ है। चलिए एक एक करके बात करते हैं। तो अगर यहाँ पे देखते हैं हम लोग बलवंत राय मेहता का, तो बलवंत राय मेहता का संबंध जो है आपका त्रिस्तरीय पद्धति से है। आपका अशोक मेहता का संबंध जो है आपका द्विस्तरीय पद्धति से है। ठीक है। वही नेक्स्ट आपके पास एमएस सिंघवी का संबंध जो है वो आपका स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। और जीबी के रॉय का संबंध जो है आपका प्रतिनिधित्व के तरीकों में सुधार से है। ठीक है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी मैच कर रहा है ना, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। इसमें आपको 2 ऑप्शन एनी हाउ याद करना ही पड़ेगा, चाहे आगे से देखिए चाहे पीछे से देखिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगर पालिकाओं को संवैधानिक परिस्थिति की गई है। बताइए किस संविधान के अनुसार ऐसा हुआ है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे 74वें संविधान अधिनियम 1992 के तहत जो है वह आपका नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है ना। तो ये आपका बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास नंबर 1 में आपके पास है कि वह केंद्र सरकार का बैंकर है। नंबर 2 में आपका कि वह मौद्रिक नीति बनाता है और लागू करता है, या फिर वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सिलसिले में सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है, या फिर वह भारत सरकार के ऋणदाता कार्यक्रम को संचालित करता है। इस कथन में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है कि इसमें से सही कथन कौन सा है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे ना तो इसका चारों का चारों कथन जो है ना आपका सही है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषणा की गई। प्रधानमंत्री किसके प्रधानमंत्री के अवधि में की गई है। तो जी हाँ, यह आपका भारत में उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति जो है वो आपका 1991 में, कब 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपी नरसिम्हा के द्वारा जो है वो किया गया था ना। इसे याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका करंट अफेयर्स जैसा ही क्वेश्चन है, तो इसे बहुत अच्छे से रिवीजन कीजिएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का
सामान्यतः अर्थ होता है कि, मतलब प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ क्या होता है? तो जी हाँ, प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है कि श्रमिक की सीमांत उत्पादकता जो है वो शून्य होता है। अब बताइए शून्य कैसे होता है? तो देखिए, जब किसी काम में जितनी श्रमिक की आवश्यकता वास्तव में होती है उससे अधिक लोग काम पर लगे होते हैं, तो इस तरह की बेरोजगारी को छिपी या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। इसीलिए आपका श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि योजना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। आपके पास कथन 1 में दिया हुआ है कि यह एक संवैधानिक एवं परामर्शदात्री निकाय था, या फिर प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते थे, या फिर 1 जनवरी 2016 के योजना आयोग के जगह नीति आयोग ने ले ली है। उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन जो है वो आपका सही है? तो देखिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे आपका 1 और 2 जो है वो आपका सही है। यह एक संवैधानेतर और परामर्शदात्री निकाय है, और दूसरा आपका प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, दैट मीन्स का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1 और 2 जो है वो सही है। आपका 3 जो है वो गलत है। इसमें ऐसा क्यों गलत है? क्योंकि इसमें अगर आप देखिएगा तो इसमें आपका 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग की जगह जो है वो नीति आयोग ने ले ली थी। ठीक है, इसलिए ये आपका आंसर जो है ये आपका सी ऑप्शन जो है वो गलत होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? बताइए इसमें से कौन है जो खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो जी हाँ, खाद्य श्रृंखला का निर्माण जो है आपका ऑप्शन बी करता है। पहले घास, फिर बकरा और फिर आदमी। ठीक है, इस तरह से ये सर्कल जो है वो चलते रहता है ना। चलिए अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो खाद्य श्रृंखला का क्रम जो है वो प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता तथा तृतीय उपभोक्ता जो है वो होता है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन है जो आपका गलत है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं तो आपका इसमें क्या है? बांदीपुर उद्यान दिया हुआ है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दिया हुआ है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका तमिलनाडु में स्थित नहीं है। ये आपका कहाँ स्थित है? तो ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्यों से होकर गुजरती है? और इसके पास आपके पास कूट दिया हुआ है, आपको इसमें टिक करना है, बताना है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो कर्क रेखा जो है ना वो आपका भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। बताइए कौन कौन सा है? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। यहाँ पे आपके पास सही ऑप्शन जो है, गलत ऑप्शन जो है आपका मध्य प्रदेश है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश यहाँ पे क्या होना चाहिए था? मध्य प्रदेश होना चाहिए था। दैट मीन्स करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा ना। 1, 2, 4 जो है वो आपका सही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दी गई कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए आपके पास सूची 1 में भारत के राज्य दिए हुए हैं और सूची 2 में आपका सबसे ऊंची चोटी दिया हुआ है। बिल्कुल देखते के साथ ही आप बता दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी को क्या बोलते हैं? तो इसको डोडा बेटा चोटी बोलते हैं। ये हम लोग प्रैक्टिस सेट पेपर 2 में पढ़े। देखिए क्वेश्चन बहुत तरह से आपके पास घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया है, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि जो मैं आपको 10 सेट करा रही हूँ ना, अगर आप इन 10 सेट को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा तो यकीन मानिए आप उसके बाद जो सेट को उठा के पढ़िएगा ना, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना आप सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, देखिए वही राजस्थान जो है, राजस्थान की ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो वह है आपका गुरु शिखर चोटी। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो वह है आपका सारामती चोटी। और आपका मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह है आपका धूपगढ़ चोटी ना। दैट मीन्स ऑप्शन में टिक कीजिए। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जी हाँ, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो वह है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? बताइए एस्चुअरी बनाती है नहीं बनाती है? आपके पास दिया हो तो देखिए जो एस्चुअरी नहीं बनाती है ना वह है आपका महानदी। महानदी जो है वो आपका डेल्टा का निर्माण करती है। वहीं आपका नर्मदा नदी हो गया, ताप्ती नदी हो गया और मांडवी नदी हो गया, ये सारा आपका एस्चुअरी का निर्माण जो है वो करती है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? बताइए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। घुमा फिरा के क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, आप यकीन नहीं कीजिएगा कि ये क्वेश्चन आपका क्या निकल करके आने वाला है। देखिए हम लोग जानते हैं ना, हम लोग का झारखंड का राजकीय पुष्प क्या है? तो हम लोग का झारखंड का राजकीय पुष्प जो है वो आपका पलाश है। पलाश को बेसिकली ढाक बोला जाता है। अब यही ढाक जो है ना, इसका आपका साइंटिफिक नेम जो है वो आपका
ब्यूटिया मोनोस्पर्मा दिया हुआ है और इसी ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल के आग के नाम से जाना जाता है। सोचिए आपके पास क्वेश्चन कितना घुमा फिरा के दिया हुआ है। यकीन मानिए अगर आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा ना तो आपका ये एग्जाम क्रैक नहीं होगा। देख रहे हैं ना, सिंपल सा ही आपका क्या है कि अगर आपके पास साइंटिफिक नेम दिया था तो आप आसानी से बना लेते हैं। क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ है, जंगल की आग। अब इसे जंगल की आग क्यों कहते हैं, तो अगर आपने देखा होगा तो पलाश का फूल जो है ना वो आपका लहलहाते हुए पूरे रेड कलर में बहुत ज़्यादा खूबसूरत ऐसा होता है जैसे मानो आग निकल रहा है ना, इसीलिए बेसिकली इसे आग का जंगल जो है वो कहा जाता है। किसे कहा जाता है, पलाश के फूल को, पलाश को कहा जाता है ना, ठीक है। और पलाश का फूल क्या है, वो आपका झारखंड और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का जो है वो आपका राजकीय पुष्प है। राष्ट्रीय नहीं, राजकीय पुष्प है क्योंकि ये राज्य में उगता है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से सही अवरोही क्रम कौन सा है। अवरोही क्रम यानी कि बढ़ते से घटते की तरफ। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो है आपका कोयला कहाँ पाया जाता है, तो वह है आपका झारखंड में। झारखंड के बाद उड़ीसा में, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर मध्य प्रदेश में। इतना दिमाग आपको लगाने का ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको याद है कि सबसे ज़्यादा कोयला जो है आपको झारखंड में पाया जाता है, सबसे कम मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो इस वजह से बेसिकली आज की वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन से टोटल 30 के 30 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। ये सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ जितना हो सके उतना इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। सारा क्वेश्चन आपका शिवांगन पब्लिकेशन की बुक से कवर किया गया है। सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ही नहीं, इसमें जो है आपको बेसिक फैक्ट बता रही हूँ ना, वो फैक्ट आपका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज़ इसे सभी के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब राइट IQ।